एक बात क्या आपको मालूम है, जापान का जो मार्केट है वहां पर रिटेलर्स ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि एफआईआईज, एचएनआईज या फिर डीआईआईज। सो सेम आज होते हुए दिखा हमारे मार्केट्स में भी, जहां पर कि एफआईआईज की जो खरीदारी थी वो तो थी, डीआईआईज ने भी कुछ ज्यादा बेचा नहीं। कुल मिला के देखा गया तो 1000 करोड़ की खरीदारी ही देखी गई। एफआईआईज और डीआईआईज कुल मिला के अगर देखें तो एफआईआईज ने लगभग 585 करोड़ का खरीदा, वहीं 485 करोड़ का डीआईआईज ने बेचा। मतलब अगर कुल मिला के देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी उन्होंने एफआईआईज ने बिकवाली करी थी, बट मार्केट तो ऐसा गिरा कि किसी बड़े लोगों ने बेचा है, ऑपरेटर्स ने मार्केट को चलाया नहीं। अगर आप मार्केट में कैंडल्स को देखेंगे तो धीरे धीरे करके पहले तो मार्केट ने ऊपर की तरफ दौड़ लगाई खुलते समय, गिफ्ट निफ्टी जहां ऊपर दिखा रहा था, बाद में धीरे करके क्लोजिंग तक वो नीचे ही जाता रहा। सो रिटेलर्स ने इस मार्केट को देखा तो यही जा रहा है कि रिटेलर्स ने मार्केट को गिराया और वो पैनिक सेलिंग हुई है। क्योंकि मेरे ख्याल से आज सुबह में कई न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी कह रहे थे कि मार्केट में खुलने से पहले, मतलब बजट आने से पहले प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। प्लस मेरा भी परसों एक ट्वीट था, उसमें मैंने लिखा था साफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बजट से पहले। क्योंकि जाहिर है कोई भी बड़े इवेंट में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है, अक्सर होता है ऐसा, और यहाँ पर भी ऐसे हुआ। और इसके ऊपर से जो यूएस के मार्केट्स हैं वो ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुके हैं। ओवरबॉट इन द सेंस ये 2-3 दिन से जो वहाँ गिरावट हो रही है, उससे पहले तक डाउ ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 40,000 के ऊपर जाके वो काफ़ी ओवरबॉट हो चुका था। और वहाँ पर जो ट्रम्प साहब की जीत जो अब तय ही लग रही है, उसमें माना जा रहा था, उन्होंने बोला था कि टैक्स कट होगा और जो रेट कट्स की भी उम्मीद बढ़ रही थी, तो इसलिए मार्केट ने 1000 पॉइंट की लगातार दौड़ लगाई थी। तो बहुत ओवरबॉट होके अब वहाँ पर गिरावट आई गई थी 2-3 दिन से। उनका जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है, जैसे कि रसल 2000 है, उसमें भयंकर गिरावट थी। अब इंडिया उसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और लोग सोच रहे थे गिरेगा मार्केट, गिरे, पर गिर ही नहीं रहा था। पर जब अक्सर मार्केट में ऐसा ही होता है, जब मार्केट को लगता है, जो बेयर्स होते हैं वो थक जाते हैं कि भाई मार्केट तो गिर ही नहीं रहा है और तो अब नहीं गिरेगा, तभी ऐसी गिरावट आती है। और वो गिरावट आ जाई, रिटेलर्स ने पैनिक सेलिंग करी है या प्रॉफिट बुकिंग करी है, कुछ भी है। बट मेरे को ऐसा लगता है बजट में ऐसा कुछ खास बोला नहीं जाएगा जिससे कि इतना डरने की ज़रूरत है। ये वापस 25,000 का सफ़र दोबारा शुरू कर सकता है पोस्ट बजट। पर मैं यही कहूँगा कि इन 2 दिन में हमें थोड़ा सा शांत रहना है, ज़्यादा करके एक्टिविटी ना ही करें तो बढ़िया है। अगर मार्केट काफ़ी गिर जाता है तो वहाँ पर आप खरीदारी के ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हैं, जिनके, और ऐसी खरीदारी के ऑप्शंस जिनके पीई के मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ गए हो। ऐसे स्टॉक्स जिनके पीई की मल्टीपल्स, जैसे कि पीएसयू स्टॉक्स हैं कुछ, उनके पीई के मल्टीपल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उसमें खरीदारी ना ही देखे तो बढ़िया। बट कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके पीई रेशोज काफ़ी कंट्रोल में हैं, उनको आप देख के इन जो आने वाले 1-2 दिन में शायद जो भी गिरावट होगी उसमें आप घुस सकते हैं। अभी टॉपिक पे वापस आते हुए अगर बात करना चाहेंगे तो आज की गिरावट में आप देखेंगे तो निफ्टी जो है 250 पॉइंट ही गिरा था। तो ये कोई बड़ी गिरावट तो है नहीं, बट ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो बड़ी भयंकर गिरावट थी। लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा 2.5-3% जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप का एक मिक्स पोर्टफोलियो रखते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी 2.5-3% की गिरावट देखी गई। काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी कह रहे थे मार्केट्स तो इतने गिरे नहीं, पर हमारा नुकसान बहुत है। सो वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मिड कैप, निफ्टी, नेक्स्ट 100, इनको अगर आप खोल के देखेंगे तो इनमें 2.5% की तक की गिरावट थी, जबकि निफ्टी तो कितना ही गिरा है, 250 पॉइंट, यानी कि 0.86%। सो ये इतनी गिरावट नहीं थी, मतलब 1% करीबन निफ्टी गिरा होगा। बट जो ब्रॉडर इंडेक्सेस थे, निफ्टी, नेक्स्ट 150 और आपका मिड कैप, उनमें बड़ी भयंकर गिरावट थी, 2.5% की हेल्दी करेक्शन था। सो इस वजह से लोगों के पोर्टफोलियो डाउन थे और बहुत सारे पीएसयू स्टॉक काफ़ी तगड़े तरीके से पिट रहे हैं पिछले 3 दिन से लगातार। परसों से उनकी गिरावट चालू हुई है और आज भी उनकी गिरावट चालू रही है। पीएसयूज मतलब कि जितने भी आपकी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जैसे कि HL, BEL, LIC, ये सारी जो कंपनीज हैं, इन सब में गिरावट देखी गई। केवल एक इरेडा था जिसमें आज 5% का अप लगा हुआ था, 5-5.5%, जबकि कल ये काउंटर गिरा था। तो ये तो आज का थोड़ा सा कोलाहल था ही था। सो इससे हमें बच के ही चलना है। आने वाले 2 दिन थोड़ा सावधानी रखिए, केवल एक ही दिन रह गया है। मंडे को हमारा एक दिन रहेगा, उसके बाद ट्यूसडे को बजट आएगा, 1 बजे तक सब समाप्त हो जाएगा, शाम तक
मार्केट पैकअप सब सेट होके नए दिन की शुरुआत होगी और मार्केट फिर तय करेगा 25,000 की तरफ रुख अपना दोबारा, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ खास करने वाले नहीं है। बहुत हल्ला मचा हुआ है कि शायद ये एफएनओ ट्रेडिंग को लेके थोड़ा सा काउंटर हो सकता है, टैक्स बढ़ाया जा सकता है, पर अगर ऐसा करेंगे तो सबको पैसा कमाना है। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस को पैसा कमाना बंद कर देंगे तो फिर कैसे ही चलेगा। मार्केट को इतना पैनिक मोड में नहीं ला सकते। एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट था, तो ओवरबॉट होने के चक्कर में आपका जो RSI था वो 80 से ऊपर जा चुका था, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे। सो ओवरबॉट को थोड़ा हेल्दी करेक्शन हमेशा चाहिए होता था। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो मार्केट है, जो गवर्नमेंट के पास एक बफर है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को छू के भी पार ही निकल रहा था। 80 से पार RSI हो जाना तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट था। तो गवर्नमेंट के पास एक बफर था कि वो मार्केट को पेल के गिरा सकते थे, बट अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। 65 पे अराउंड RSI डेली उसमें ट्रेड कर रहा है। सो अभी कल में मेरे ख्याल से मंडे में थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। ट्यूसडे से मार्केट अपने रेगुलर चाल चल देंगे, तो इतना बफर बचेगा नहीं, मार्केट अपने मीडियोकर रेंज में आ जाएगा, उतना ओवरबॉट नहीं रहेगा और वापस निफ्टी में एक हेल्दी करेक्शन आने के बाद ये वापस अपनी दौड़ पकड़ सकते हैं। सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना लगे रही। जो आपका लंबे टारगेट्स वाले लोग हैं, 1 से 2-3 साल तक का व्यू रखते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा गिरावट में आप एक खरीदारी का मौका ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद आज शाम को खासे रिजल्ट्स भी आए हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट सबसे है रिलायंस। इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनके 4 आर्म्स हैं, एक ऑयल टू केमिकल है, एक ऑयल टू गैस है, एक जियो है और एक रिलायंस रिटेल है, जो रिलायंस में आता है। ये 4 सेगमेंट हैं इनके, जो इनके 4 अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं और एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है। तो ओवरऑल देखेगा तो 15% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले, बट एक थोड़ा सा एबिटा मार्जिन में थोड़ा कमी आई है केवल ऑयल टू केमिकल बिजनेस में। बाकी तीनों में एबिटा मार्जिन्स भी अच्छे ही हैं। सो अच्छे नतीजे हैं रिलायंस के। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में शादी करी है और अपने जियो के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो उन जियो के प्राइसेस बढ़ाने का इम्पैक्ट भी अच्छा ही हुआ है। उनके जो CEO की कमेंट्री भी आई है, उन्होंने बोला है कि ये चीज़ इनको लॉन्ग रन में फ़ायदा ही देगी बिजनेस को, जो इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए। सो लोग तो कह रहे हैं कि BSNL की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मोनोपोली सी हो गई है मार्केट में जियो की, एयरटेल की और इन दोनों की, खासकर वोडाफोन भी है रेस में, बट इन दोनों की मोनोपोली हो चुकी है मार्केट में। सो आई डोंट थिंक सो इतना फ़र्क पड़ेगा BSNL के होने से। बट ये जो हुआ है इससे मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ा मार्केट वैल्यू रखता है, अपने निफ्टी में एक वेटेज रखता है, तो उस वजह से एक थोड़ा सा बूस्टर मिलेगा। अगर आप परसों को देखेंगे, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और हुई है, इन्फोसिस में हमेशा देखा जा रहा है, मेरा पिछले वीडियो भी रहे हैं। इन्फोसिस में क्या होता है, इसके जब भी रिजल्ट्स आने वाले होते हैं उससे पहले ही IT पैक में खतरनाक मूवमेंट चालू हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ था, इन्फोसिस का रिजल्ट कल आना था और लास्ट जो कैंडल 1 मिनट का कैंडल पिछली क्लोजिंग में था, वो करीबन 100-150 पॉइंट शूट अप कर गया था और वो शूट अप करके अगले दिन, मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल 1600 पे वो 1700 पहुंच गया था 1 मिनट में, और अगले दिन ज़बरदस्त रिजल्ट आए थे। और उसी के बाद पिछली बार जब इन्होंने बोला था, इनकी गाइडेंस बहुत ही कमज़ोर आई थी, उससे पहले ही 1 दिन पहले ही इतना खतरनाक इन्फोसिस गिरा कि अगले दिन वाकई रिजल्ट बड़े खतरनाक तरीके से बेकार आए थे। मतलब रिजल्ट तो नॉर्मली आए थे, बट उनका जो गाइडेंस था वो बड़ा ही बेकार था। और इस बार इनकी गाइडेंस बड़ी ज़बरदस्त आई थी। इन्होंने बोला था 4 से 5% की ग्रोथ दिखाएंगे आने वाले साल में। तो आप देख रहे हो पिछले 1 हफ्ते से जितने जो IT स्टॉक्स हैं वो पागलों की तरह भाग रहे थे। अपना TCS तो 4300 पार कर गया, जो पिछले इनका हर्डल था 4290 का, उसको पार करके अब चला गया। और आज कल इनका ADR, इन्फोसिस का जो ADR था US में, वो ट्रेड कर रहा था 8 से 9% के पॉजिटिव बायस के साथ। और आज यही एक स्टॉक था जो कि बड़ा स्टॉक था, जो कि पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, जहां पूरे मार्केट में ब्लड बाथ फैला हुआ था। तो इन्फोसिस एक अच्छा ट्रेड कर रहा था। सो IT पैक में जान है, मेरे को लगता है IT पैक ऊपर जा सकता है, बट विप्रो ने बहुत ही निराश कर दिया। आज शाम को बेहद ख़राब नतीजे घोषित करे उन्होंने, तो जितना ये हवा थी IT की वो थोड़ी सी फुस जाएगी, बट विप्रो का इतना वेटेज नहीं है जितना वेटेज इन्फोसिस और TCS का है IT पैक में। सो IT अब अच्छा करना चाहिए। बोल रहे थे AI के आने के बाद IT
थोड़ा सा कमज़ोर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। पिछले एक साल में ठीक ठाक रिटर्न दिए, मैं ये कहूँगा एक साल में अगर आप देखेंगे आईटी ने ठीक ठाक रिटर्न दिए। 3000 के लगभग टीसीएस ट्रेड कर रहा था, वो अभी पहुंच चुका है 4300, बट अगर आप लॉन्गर रन में देखेंगे तो वो 44,000 2000 पहुंच गया था 2022 में ही, और उसके बाद अब जाके 4000 पार हुआ है। तो मतलब 2-2.5 साल लग गए कई लोगों को अपने लगाए हुए पैसे तक वापस आने में भी। सो आईटी पैक जो सुस्ती में सो रहा था और नीचे जाके वापस ऊपर की दौड़ जो है वो शुरू कर सकता है। अभी नया पैसा तो नहीं लगाना है, पहले डिप में जो भी आए तो थोड़े धीरे धीरे एक्यूमुलेट आप आईटी के शेयर्स कर सकते हैं। सो यही है आज का। अभी कल के लिए मैं यही बोलूँगा, मतलब मंडे अपना अगला ट्रेडिंग सेशन, मंडे को भी ये गिरावट जारी रह सकती है, क्योंकि अभी आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बड़ा कैंडल ग्रीन कैंडल बना हुआ है और उससे लगभग बराबर ही रेड कैंडल बना है डेली चार्ट्स में। अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं मारुगुजु कैंडल या फिर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, जो कि एक स्ट्रिक्ट साइन होता है गिरावट का। सो ये एक और गिरावट मंडे को देखी जा सकती है। और उसके बाद क्योंकि अभी आज के सत्र में एफआईआईज ने 81% लॉन्ग पोजीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो कि काफ़ी ओवर बॉट है, वो फोमो को लेके पिछली बार जो इलेक्शन में वो खरीद नहीं पाए थे, तो शायद उन्होंने अभी ये माल खरीदा है दोबारा। सो 81% की बॉट पोजीशन पे, ओवर बॉट पोजीशंस पे चल रहे हैं वो एफआईआईज। सो मंडे को भी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर गिरावट की तरफ ही रह सकता है। और ट्यूसडे को जो बजट आया है वो नॉर्मली आना है, उसमें कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा कत्लेआम शॉर्ट्स होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा बड़ा खतरनाक होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी कि जो इतना लोग नाराज़ हो गए थे स्टॉक मार्केट को लेके पहले, वो अब दोबारा से नाराज़गी दोबारा हो। सो ये भी है एक जो बीच में बोल रहे थे कि एफएनओ ट्रेडिंग को लेके टैक्स बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कुछ और ऑप्शन सोचे जाएंगे। जैसे कि अभी बीच में उन्होंने मार्जिन हटाया था और मार्जिन के लिए कुछ कंपनीज जो थी उनको इनएलिजिबल कर दिया था ताकि आप मार्जिन लेके ट्रेडिंग ना कर सकें। तो ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे रादर देन कि स्ट्रिक्टली टैक्स डाल दिया जाए, क्योंकि एक बार जिसको जुए की लत लग जाए उसके लिए टैक्स क्या, उसके लिए ज़्यादा पैसा क्या, उसको तो करना ही करना है। क्योंकि जो ज़्यादा एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं वो जुआ ही माना गया है एक तरह से, रादर देन हैजिंग की तरह अगर उसको लेंगे। फॉर एग्जांपल आज अगर आप करते तो उसको एक हैजिंग माना जाता, क्योंकि जो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा था, आज जो गिरावट किसी ने महसूस करी तो उसको हेज करके चल सकता है। तो इसको एज अ हेजिंग टूल लेना चाहिए रादर देन एक गैम्बलिंग टूल के हिसाब से। सो यही है ज्ञान। आने वाला टाइम थोड़ा सा कॉशियस है 2-3 दिन का, बट आफ्टर बजट ऐसा कोई बड़ा इवेंट आ नहीं रहा है। बस हाँ, यूएस में ट्रम्प साहब का री इलेक्ट होने के बाद शायद कुछ यूएस के मार्केट में तेज़ी आए दोबारा, बस वही है। मार्केट उसको मार्केट पचा चुका है। सो यही अगला इवेंट रहेगा जो कि अक्टूबर-नवंबर में उनके प्रेसिडेंट अनाउंस हो जाएंगे। सो तब तक के लिए दोबारा तेज़ी के लिए तैयार हो जाएं, शायद 25,000 दोबारा हमें देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।